आप सभी लोगों का स्वागत है। हमने अपने लेक्चर 6 तक करंट का कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लेक्चर 7 की ओर मूव ऑन कर रहे हैं। ये लेक्चर जो होगा वो टोटली 12th क्लास पर बेस्ड है। इस लेक्चर में हम दो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कंसेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, दो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जिनके आने की प्रोबेबिलिटी 98% होती है एग्जाम में। पहला क्वेश्चन रहेगा हमारा किरचॉफ लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे और दूसरा रहेगा हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज, जो कि कम से कम नहीं तो कितने बार आ चुका है बोर्ड पेपर में, कम से कम नहीं तो 200 बार आ चुका है व्हीट स्टोन ब्रिज। ठीक है ना। तो इस वीडियो को आप बहुत अच्छे से ध्यान से देखेंगे और लिखेंगे भी। इसके कंसेप्ट जो हैं वो आगे भी बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन किरचॉफ लॉ से। किससे स्टार्ट कर रहे हैं? वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम द किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ जो होता है वो क्या होता है? किरचॉफ लॉ, किरचॉफ साहब जी जो थे उन्होंने एक नहीं दो लॉ दिए थे। कितने लॉ दिए थे? किरचॉफ साहब जी जो थे उन्होंने हमें दो लॉ दिए थे। कितने लॉ दिए थे बच्चों? दो लॉ दिए थे, जिसमें से पहला लॉ ये कहता है कि किसी भी सर्किट के किसी भी एक जंक्शन पॉइंट पर आने वाला सारा करंट जाने वाले करंट के बराबर होता है। या फिर आप दूसरे शब्दों में यूं कहें कि जो एल्जेब्रिक सम होता है, यानी हम सभी करंटों का जो एल्जेब्रिक सम करते हैं वो किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? जीरो के बराबर होता है। तो इसकी डेफिनेशन पहले लिखते हैं, फिर इसके बाद इसके एग्जांपल को अपन समझेंगे। या फिर चलो पहले इसके एग्जांपल को समझ लेते हैं। एग्जांपल ये कहता है, जैसे मान लो ये जंक्शन है हमारे पास, एक इधर साइड वायर लगा दिए, एक ये वायर लगा दिए, एक ये वायर लगा दिए, एक ये वायर लगा दिए। इसमें I1 करंट इधर साइड जा रहा है, इसमें I2 करंट इधर साइड जा रहा है, इसमें I3 करंट इधर साइड जा रहा है, लेकिन I4 करंट जो होगा वो आ रहा है। समझ गए? किरचॉफ के पहले नियम को समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तो मेरे पास एक जंक्शन पॉइंट है जिसका नाम A है। A पर A से I2 बाहर निकल के जा रहा है, I1 भी बाहर निकल के जा रहा है और I3 भी बाहर निकल के जा रहा है। बट I4 जो है वो क्या कर रहा है बच्चों? I4 जो है वो A जंक्शन पॉइंट पर आ रहा है। ठीक है ना। तो किरचॉफ साहब जो थे वो ये बताए कि सभी करंटों का किसी भी जंक्शन पर आने वाले या फिर जाने वाले सभी करंटों का एल्जेब्रिक सम। एल्जेब्रिक सम का मतलब समझते हो? जो आने वाले हैं उनका कुछ सिंबल होगा और जो जाने वाले हैं उनका कुछ सिंबल होगा। तो जो एल्जेब्रिक सम होता है वो किसके बराबर होता है? शून्य यानी जीरो के बराबर होता है। चलिए इसकी डेफिनेशन अब लिखते हैं। डेफिनेशन लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, पहले नियम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ all current at any junction, जंक्शन मतलब जानते हो ना, जैसे रेलवे स्टेशन बहुत सारी ट्रेनें मिलती हैं, उसी प्रकार ऐसा जंक्शन जहां पे सारे करंट आपस में मिल रहे हों। करंट एट एनी जंक्शन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन इज इक्वल टू, एट एनी जंक्शन ऑफ सर्किट लिख लोगे ना तो ज्यादा बेटर रहेगा। At any junction of circuit, है ना? At any junction of circuit is equal to जीरो। किसके बराबर होता है बच्चों? जो फर्स्ट लॉ ये कहता है कि आने वाला सारा करंट जो होगा उसका एल्जेब्रिक सम जो होगा किसी भी एक जंक्शन पर वो जीरो के बराबर होगा। अब एक चीज मैं आपको बताता हूं, जो आने वाला करंट होगा, सुनना यार ध्यान से, लिख सकते हो आप चाहे तो नोट बना करके यहां पे लिख लीजिए, चाहे तो आप, जो आने वाला करंट होगा, मार्क कर देना, जो आने वाला करंट होगा क्या होगा बच्चों? क्या होगा? आने वाला करंट, कमिंग करंट बोल सकते हो आप, कमिंग करंट। तो आने वाला जो करंट होगा उसे आप पॉजिटिव मानोगे। क्या समझ में आया? कि जो भी धारा आ रही होगी, जैसे यहाँ पे I4 आ रहा है तो I4 को मैं पॉजिटिव मानूंगा, और जो जाने वाली करंट होगी, गोइंग करंट जिसे बोल सकते हो, जो जाने वाली करंट है उसे आप हमेशा नेगेटिव मानेंगे। ठीक है ना।
जो आने वाली करंट है उसको पॉजिटिव मानिए और जो जाने वाली निकल करके जंक्शन से, जैसे यहाँ पे जंक्शन से I1 निकल के जा रही है, I2 निकल के जा रही है, I3 निकल के जा रही है, तो जो निकल के जा रही होगी उसे हम क्या मानेंगे, नेगेटिव, और आने वाली को क्या मानेंगे, पॉजिटिव। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब आप यहाँ से मेरे को बता दीजिए इस वाले डायग्राम को देख करके कि आपको क्या समझ में आया, किसका किसका समीशन जो होगा वो 0 के बराबर होगा, यानी I4 तो आने वाला है तो इसमें पॉजिटिव लिखेंगे, और ये सब निकलने वाले हैं तो -I1 -I2 -I3 इन सबका अलजेब्रिक सम जो होगा बच्चों वो 0 के बराबर होगा। ये बात समझ में आती कि नहीं आती? मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। यदि आप 12वीं स्टैंडर्ड में हो तो थोड़ा बहुत तो आपको समझ में आ गया होगा, पूरा समझ में आ गया होगा, नहीं आया समझ में कि पहले लॉ के नियम के अनुसार अलजेब्रिक सम जो होता है किसी भी जंक्शन पर वो 0 के बराबर होता है, यानी आने वाला करंट। देखो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, इसको आगे अगर देखते हो आप, इसको अगर आगे देखोगे तो प्लस वालों को इधर रख दिया, I1 को उधर भेज दिया, I2 को उधर भेज दिया, I3 को उधर भेज दिया, तो क्या आप यहाँ से ये स्टेटमेंट दे सकते हो कि आने वाला सारा करंट, आने वाला I4 है बराबर है सारे जाने वालों के? बोलो ना। वैसे तो ये डेफिनेशन है अपने पास कि अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ अलजेब्रिक सम जो होता है, ये आपको बोल रहा हूँ किरचॉफ लॉ इसलिए अच्छे से पढ़ना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज पे काम आएगा। अगर आप किरचॉफ लॉ नहीं पढ़े रहोगे तो व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे कर पढ़ोगे? इसीलिए देखो पहले लॉ के अनुसार अलजेब्रिक सम जो होता है सभी करंटों का किसी भी जंक्शन पॉइंट पे वो 0 के बराबर होता है। ये हमने लिख दिया, आने वाले को पॉजिटिव, जाने वाले को नेगेटिव, ऐसे करके हमने बता दिया कि आने वाला सारा करंट, आने वाला जितना आ रहा था उतना ही जाने वाले के बराबर है। आने वाला बराबर जाने वाला, आने वाला बराबर जाने वाला, ठीक है ना। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसकी। अगर इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है तो अपन अब मूव ऑन कर रहे हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार। किरचॉफ का सेकंड लॉ जो होता है उसे मेस लूप रूल भी बोलते हैं, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं? मेस लूप रूल। क्या बोलते हैं? मेस लूप रूल बोलते हैं। चलो इसको इरेज कर लेता हूं, ठीक है ना। चलो अब सेकेंड लॉ देखते हैं अपन, ठीक है ना। चलिए बच्चों सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा टफ लगता है बच्चों को बट ठीक है, ज़्यादा नहीं है। अपन सेकेंड लॉ जो है उसको एकदम अच्छे से समझ जाएंगे। कब समझ जाएंगे? अभी थोड़ा बहुत समझ में आएगा जब अपन व्हीटस्टोन पढ़ेंगे ना, उसको अच्छे से समझ जाएंगे, एकदम पूरा इसका डिटेल एनालिसिस कर लेंगे वहाँ पे हम क्या करेंगे, पूरी तरह से इसको समझ जाएंगे, ठीक है ना। तो आता है हमारे पास सेकेंड लॉ। तो अकॉर्डिंग टू, लिख देता हूं पहले इसको पूरा, मैं लिख देता हूं उसके बाद समझाता हूं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ, द नेट ईएमएफ ऑफ अ क्लोज सर्किट, ये मार्कर, net EMF of a closed circuit is equal to the sum of product of, equal to sum of product of, किसके प्रोडक्ट के बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड देयर करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। प्रोडक्ट ऑफ current and their corresponding product of current and their corresponding resistance, ठीक है ना बच्चों। product of corresponding resistance in any, according to the second law of Kirchhoff, the net EMF of a closed circuit is equals to the sum of the product of the current and their corresponding resistance। बस यहीं तक। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो किसी भी सर्किट में, किसी भी क्लोज सर्किट में जो नेट ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होगा? करस्पॉन्डिंग करंट, और जो मतलब करंट किसके बराबर होगा? सभी करंट जो बह रहे होंगे और जिस रेजिस्टेंस में बह रहे होंगे उनके प्रोडक्ट के समीशन के बराबर होगा। इसको डायग्राम के अनुसार अपन समझते हैं। डायग्राम ये बोला हमने कि भैया यहाँ पे हमारे पास एक ईएमएफ ई बना दिया, E1 बना दिया और इसमें R1 लगा दिया।
फिर भैया हमने इसमें E2 लगा दिया और इसमें R2 लगा दिया। फिर भैया हमने बोला कि ये हमारे पास E1 हो गया, R1 हो गया, E2 हो गया, R2 हो गया। फिर हमने इसे ऐसे कनेक्ट कर दिया। समझ रहे हो बात को? इसमें हमने क्या किया, इसमें आप एक काम करो, यहाँ पे एक बड़ा रेसिस्टेंस लगा लो, कैपिटल R रेसिस्टेंस लगा लेते हैं, ये हो गया। हमने बोला कि जो सम, जैसे मान लो कि जो बड़ा डंडा होता है उससे करंट निकलता है, इससे I1 करंट निकल रहा होगा, इससे I2 करंट निकल रहा होगा, तो इधर साइड आ रहा होगा I1 प्लस I2। तो जो इसमें इन्होंने ये बोला था कि जो समीशन ऑफ I होगा, मतलब कि नेट ईएमएफ होगा, नेट ईएमएफ होगा, वो किसके बराबर होगा हमारे पास, समीशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द I इंटू R। समझ गए बात को, कि जो नेट ईएमएफ होगा वो किसके बराबर होगा बच्चों, आई आर के समीशन के बराबर होगा। इस डायग्राम से अपन बोल सकते हैं कि जो हमारे पास E1 माइनस E2 होगा वो I1 R1 माइनस ऑफ I2 R2 के बराबर होगा। समझ गए? इसको अपन अच्छे से पढ़ लेंगे, जब व्हीट स्टोन ब्रिज पढ़ेंगे तब इसको हम अच्छे से डिटेल एनालिसिस कर लेंगे। अभी आप इतना समझ लीजिए, इसकी डेफिनेशन ये होती है कि जो समीशन ऑफ I होता है वो प्रोडक्ट ऑफ द करंट और रेसिस्टेंस, करस्पॉन्डिंग रेसिस्टेंस के बराबर होता है। अच्छा बच्चों, एक चीज और बताना भूल गया था मैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। एक चीज बताना ये भूल गया था मैं कि जो हमारे पास क्या बोलते हैं वो पहला लॉ था वो किस पर बेस्ड था, पहला लॉ जो था वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर आधारित है। किस पर आधारित है, करंट यानी चार्ज बोल सकते हो, I इक्वल्स टू Q बाई T होता है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ किस पर बेस्ड था, पहला वाला चार्ज पर बेस्ड था। ये ऑब्जेक्टिव में आएगा आपके कि पहला नियम जो था किरचॉफ का वो चार्ज के कंजर्वेशन पर बेस्ड था, और जो दूसरा नियम था वो किस पर बेस्ड है, इस वाले नियम को आप बोल सकते हो ये एनर्जी के कंजर्वेशन पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है, एनर्जी के। तो आप बोल सकते हो पहला वाला जो नियम था वो चार्ज के कंजर्वेशन पर, और दूसरा वाला जो था एनर्जी कंजर्वेशन पर। ये एनर्जी के कंजर्वेशन वाला अब तक पेपर में 3 बार पूछा जा चुका है, चार्ज वाला भी 1 आध बार पूछा जा चुका है, लेकिन एनर्जी वाला ज्यादा पूछा गया है। ठीक है ना बच्चों? तो अभी तक हमने किरचॉफ लॉ को पूरा देख लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने देखेंगे व्हीट स्टोन ब्रिज के बारे में। ठीक है ना बच्चों? थैंक यू।